वेलकम टू होम नॉलेज हब। और आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 7th चैप्टर एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम में हम पहले देखेंगे ये टॉपिक। वी हैव ऑलरेडी लर्न द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनटू प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, सेप्रोट्रोप्स, saprophytes and decomposers. Consider the various trophic levels of ecosystem around you and you as given below. Primary consumers. प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? वो ज़्यादातर हर्बीवोर्स होते हैं, यानी शाकाहारी होते हैं, जो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, मतलब प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं। ग्रासहॉपर, स्क्विरल, एलिफेंट एक्सेट्रा, they are directly depend on autotrophs, producers. Secondary consumers, frog, owl, fox etc. ये कार्निवोर्स होते हैं जो हर्बीवोर्स को एज फूड कंज्यूम करते हैं। एंड एपेक्स और टॉप कंज्यूमर्स, कार्निवोर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइगर, लायन एक्सेट्रा। दीज कंज्यूमर्स यूज हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स एज देयर फूड। नो अदर एनिमल्स फीड ऑन टॉप कंज्यूमर्स। जो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं उन पे और कोई एनिमल फीड नहीं कर सकता या फिर उनको कोई कंज्यूम नहीं कर सकता। दिस कंज्यूमर्स आर यूज हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स एज देयर फूड। वो कार्निवोर्स को भी खाते हैं और हर्बीवोर्स को भी खाते हैं। और फोर्थ टाइप है ऑमनीवोर्स। ये मिक्स्ड कंज्यूमर्स है, जो हर्बीवोर्स भी होते हैं, मतलब जो हर्बीवोर्स को भी खाते हैं, कार्निवोर्स को भी खाते हैं और प्रोड्यूसर्स को, मतलब प्लांट्स को भी खाते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, बेयर एक्सेट्रा फीड ऑन हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड प्रोड्यूसर्स। अब हम देखेंगे फूड चेन एंड फूड वेब। कंस्ट्रक्ट 4 चेन्स लाइक द वन शोन इन फिगर 7.1. Interactions go on continuously between producers, consumers and saprophytes. There is a definite sequence in these interactions which is called the food chain. मतलब जो continuously definite sequence में interaction हो रहा है, मतलब एक निश्चित रूप के sequence में जो interaction हो रहा है इनके बीच में, एक दूसरे पे ये कंज्यूम कर रहे हैं, उसे फूड चेन कहा जाता है। Each chain consists 4 or more links, 4, 5 और more links. एक चेन में कितने लिंक्स होते हैं? 4, 5 या उससे भी ज़्यादा। An ecosystem consists of many food chains that are interconnected at various levels. Thus food web is formed. देखो यहाँ पे एक फूड चेन दी गई है। ये फोटोसिंथेसिस से वाटर और सनलाइट से प्लांट्स उग रहे, खुद का खाना बना रहे क्लोरोफिल की मदद से। फिर ग्रास ऑफर उनको कंज्यूम कर रहा है, फिर ग्रास ऑफर को फ्रॉग कंज्यूम कर रहा है, फ्रॉग को स्नेक कंज्यूम कर रहा है, और यहाँ पे ईगल एपेक्स प्रेडेटर है तो इसे कोई कंज्यूम नहीं करेगा। ईगल बाद में मरने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, मतलब वो उसको कंज्यूम कर रहे हैं। एंड ऑर्गेनिज्म मे बी द प्रे of many other organisms. For example, an insect feeds upon leaves of various plants, but the same insect is the prey for different animals. मतलब एक इंसेक्ट प्लांट के लीव्स पे फीड कर रहा है या फिर उनको कंज्यूम कर रहा है, लेकिन उसी इंसेक्ट पे बाकी दूसरे एनिमल्स उसको शिकार की तरह देखते हैं, मतलब उनका वो शिकार है। जैसे कि फ्रॉग, वॉल लिजर्ड, बर्ड्स। If this is shown in figure, it will be form a intricate web instead of linear food chain. मतलब ये intricate है, मतलब ये फिक्स नहीं है, ये डिफाइनाइट नहीं है। Such an intricate network is called food web.
जनरली फूड वेब्स आर फाउंड एवरीवेयर इन नेचर, मतलब जनरली हर जगह पे देखे जाते हैं फूड वेब्स। मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस कंज्यूमर्स ऑफ द इकोसिस्टम अराउंड यू एंड क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पिक्चर्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स एज गिवन बिलो, गिवन इन फिगर 7.2, कंस्ट्रक्ट फूड वेब फ्रॉम दोज पिक्चर्स। तो अब हम देखेंगे, इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। इज द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन फूड वेब फिक्स्ड। देखो कंज्यूमर कौन कौन है इसमें से, ये कंज्यूमर है, 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 ये भी कंज्यूमर है, ये भी कंज्यूमर है, ये भी कंज्यूमर है, और ये बाकी के प्रोड्यूसर्स है, ये भी कंज्यूमर है। सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम if only one type of organism it forms the food for several different consumers in that ecosystem। मतलब अगर एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म पे या फिर एक ही टाइप के स्पीशीज पे सारे एनिमल्स कंज्यूम करने लगे उनको, या फिर उन पे फीड करने लगे, तो वो स्पीशीज या फिर वो ऑर्गेनिज्म इंस्टिक्ट हो सकता है और फूड चेन डिस्टर्ब हो सकती है। वाई इज द बैलेंस और इक्विलिब्रियम इज नेसेसरी इन फूड वेब। अगर फूड वेब डिस्टर्ब हुआ तो बाकी के जो उन पे जो कंज्यूम करने वाले उनका भी हैबिटेट डिस्टर्ब हो जाएगा, इससे नेचर को डिस्टर्बेंस होगा। मेक सम इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस व्हाइल हैविंग अ मील एट होम। आइडेंटिफाई द ट्रॉपिक लेवल, ये आपकी रिसर्च के लिए दिया गया है। द वेरियस फूड आइटम्स इन योर डिश। आपके डिश में जो वेरियस मतलब कुछ वेज होगा, कुछ नॉन वेज होगा, कुछ प्लांट से होगा, कुछ हर्बीवोर्स से होगा, कुछ कार्निवोर्स का होगा। चाइना के लोग खाते कार्निवोर्स को। द एनर्जी पैरामिड, ट्रॉपिक लेवल। देखो यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल दिखा है, देखो ये ट्रॉपिक लेवल्स है। ईच लेवल इन द फूड चेन इज कॉल्ड अ ट्रॉपिक लेवल। ये सारे ट्रॉपिक लेवल्स हैं। अ ट्रॉपिक लेवल इज द स्टेप एट विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड इन द चेन। मतलब ट्रॉपिक लेवल एक स्टेप है जिसमें ऑर्गेनिज्म आप खुद का फूड ऑब्टेन करता है उस चेन में। द अमाउंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एट लोएस्ट लेवल टू टॉप कंज्यूमर्स एट हाईएस्ट लेवल। मतलब जो एनर्जी है, अमाउंट ऑफ मैटर है, वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। मतलब प्लांट्स के पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ मैटर है और ज़्यादा एनर्जी है। फिर जैसे जैसे वो हर्बीवोर्स उनको कंज्यूम करते हैं वो कम होता है। फिर जब जैसे हर्बीवोर्स उनको मतलब वो खुद के सर्वाइवल के लिए भी तो वो एनर्जी यूज़ करेंगे ना, खुद के सर्वाइवल के लिए उन्होंने वो एनर्जी यूज़ की, फिर थोड़ी सी बची, फिर वो कार्निवोर्स ने खा ली, फिर कार्निवोर्स ने खुद के सर्वाइवल के लिए थोड़ी एनर्जी यूज़ की, फिर उनको ऑमनिवर्स ने खा लिया। ऐसे होता है। तो डिक्रीज ऑफ प्रोड्यूसर्स एट लोवेस्ट लेवल टू टॉप कंज्यूमर्स एट द हाईएस्ट लेवल। एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। लिंडमैन, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है लेकिन मेरे को नहीं मालूम, लेकिन लिंडमैन बोलते हैं इसको। इन 1942 स्टडीड द फूड चेन एंड एनर्जी फ्लो थ्रू इट। मतलब जो ये लिंडमैन है ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1942 में फूड चेन और एनर्जी फ्लो को स्टडी किया। चार्ल्स एल्टन, अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, ये भी एक साइंटिस्ट है, चार्ल्स एल्टन, जो ब्रिटिश साइंटिस्ट है, विच फर्स्ट प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड के कॉन्सेप्ट को इन्होंने सबसे पहले दुनिया के सामने रखा था। इन 1927 आफ्टर हिज स्टडी ऑफ टुंड्रा इकोसिस्टम, एक प्रकार का इकोसिस्टम है बियर आइलैंड्स इन इंग्लैंड में, उन्होंने परफॉर्म किया था ये। हेंस इट्स पिरामिड इज कॉल्ड एल्टोनियन पिरामिड। उनके पिरामिड को क्या बोला जाता है? एल्टोनियन पिरामिड बोला जाता है, जो ट्रॉपिक लेवल्स का पिरामिड होता है उनको। थिंक अबाउट इट, व्हाट हैपन्स द एनर्जी ड्यूरिंग इट ट्रांसफर्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू एपेक्स कंज्यूमर्स। देखो जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वो उनके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है कुछ एनर्जी, और जो बची कुछ एनर्जी है वो दूसरा उसको कंज्यूम करता है। डज इट रिमेन ट्रैप्ड इन एपेक्स कंज्यूमर? नहीं, वो भी एपेक्स कंज्यूमर ट्रैप नहीं रहती। जब एक एपेक्स कंज्यूमर डाई होता है या फिर उसकी डेथ होती है तो वही एनर्जी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मिल जाती है। डज इट रिमेन इन बॉडी ऑफ एपेक्स कंज्यूमर टिल हिज डेथ? हाँ, वो नहीं होता। जब तक एपेक्स कंज्यूमर नहीं मरेगा तब तक उसके अंदर वो एनर्जी नहीं रहेगी। वो खुद के सर्वाइवल के लिए उस एनर्जी को कंज्यूम करेगा, यूज़ करेगा
फिर वापस उसे जब भूख लगेगी, उसका एनर्जी लेवल जब कम होगा तो वापस शिकार करेगा या फिर वापस हंटिंग करेगा और एपेक्स कंज्यूमर नई एनर्जी ये लेगा, कंज्यूम करेगा। What would happen if the energy remains trapped in the body of apex consumer even after their death? अगर वो एनर्जी उसके बॉडी में रही तो उसका डिकम्पोजिशन इजीली नहीं होगा। What will happen if there were no decomposables like microbes and fungi in nature? अगर माइक्रोब्स और डिकम्पोजर्स नहीं होंगे ना, फंगी वगैरह नेचर में, तो वो जो बॉडीज़ रहती है या फिर कोई भी कचरा रहता है, जो देखो बनाना पील्स रहते हैं ना, उसको अगर आप मिट्टी में डालोगे ना तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सड़ाएंगे फिर उसको डिकम्पोज करेंगे, फिर थोड़ी दिनों बाद आप उसको देखेंगे ना तो वापस दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाता है। अगर वैसा हुआ कुछ जैसे जंगलों में एनिमल्स की बॉडी पड़ी रहती है, उसे पड़ी रहेगी फिर डिकम्पोज नहीं होगी। लोग देखो ये जो इस्लाम लोग और क्रिश्चियंस लोग होते हैं ना, वो ह्यूमंस को दफनाते हैं, मतलब डेथ के बाद दफनाते हैं, उनको बरी करते हैं। सो अगर उन्होंने ऐसा किया और अगर डिकम्पोजर्स नहीं हुए माइक्रोब्स और फंगी, तो वो बॉडी वैसे की वैसी रहेगी, वहाँ बहुत गंदी स्मेल आएगी और एयर में बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज या फिर हार्मफुल वायरसेस फैल सकते हैं। तो माइक्रोब्स और फंगी बहुत ज़रूरी है हमारे नेचर के लिए। फिगर 7.4 shows the energy transfer takes place at trophic level. There are different levels of energy exchange in the food chain. देखो बहुत प्रकार के एनर्जी ट्रांसफ़र होते हैं। देखो फाइटोप्लैंक्टॉन्स मतलब प्लांट्स के पास कितना 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी है, फिर वो जाते हैं ज़ूप्लैंक्टन के पास, मतलब हर्बीवोर्स के पास। ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में का है, मतलब जो प्लांट्स होते हैं किसमें, वाटर में, उनको फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहते हैं। फिर ज़ूप्लैंक्टॉन्स होते हैं छोटी छोटी फिशेस, उनके पास कितना जाता है 1000 किलो कैलोरी। फिर फिशेस के पास कितना जाता है 100 किलो कैलोरी। फिर ह्यूमंस जब फिशेस को कंज्यूम करते तो उनके पास कितना आता है 10 किलो कैलोरी। सिमिलरली the number of organism also decreases from the level of to highest level. The pattern of energy exchange in an ecosystem is called pyramid of energy. मुझे ना, मैं जब छोटा था ना, मेरे बचपन में, तब मुझे एक क्वेश्चन आता था कि अगर देखो प्लांट्स से इनको एनर्जी मिलके जब ह्यूमन में जाती है तब तक वो कम हो जाती है, क्यों ना हम कार्निवोरस या फिर नॉनवेज छोड़ के डायरेक्ट प्लांट्स को कंज्यूम करें तो हमें ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है। ऐसा मुझे कंसेप्ट आता था दिमाग में। हर एक का किसी का ओपिनियन है, कुछ भी खाओ, नॉनवेज खाओ, वेज खाओ, लेकिन मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आता था पहले। द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी गोज ऑन डिक्रीज एवरी लेवल एनर्जी एक्सचेंज, मतलब जब एनर्जी एक्सचेंज होता है तब एवरी लेवल जब ऊपर जाता है तब इनिशियल क्वांटिटी होती है एनर्जी की, वो डिक्रीजिंग होती है। सिमिलरली द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम द लोवेस्ट लेवल टू द हाईएस्ट लेवल, मतलब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका भी नंबर डिक्रीज होता है। मतलब ज़्यादा प्लैंक्टॉन्स खाते हैं, उसके बाद जू प्लैंक्टॉन्स ज़्यादा खाए जाते हैं, फिर फिशेस एक, मतलब समझो अगर 10 प्लैंक्टॉन्स खाए जू प्लैंक्टॉन्स ने, फाइटोप्लैंक्टन्स खाए जू प्लैंक्टॉन्स ने, फिर 5 जू प्लैंक्टॉन्स खाए एक फिश ने, फिर एक फिश खाई ह्यूमंस ने। वैसे ऑर्गेनिजम्स के लेवल भी डिक्रीज होते हैं। दिस पैटर्न ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इज एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड pyramid of energy. After the death of apex consumer, the energy becomes available to the decomposers. मैंने अभी बताया था ना, वो एनर्जी अवेलेबल किसके लिए हो जाती है, डिकम्पोजेबल्स के लिए। Fungi and other microbes organisms decompose their body of dead animals. They are called decomposers. In the process of obtaining food from remains of
organisms, decomposers convert them into simple carbon compounds. देखो फंगी और जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडीज वो डेड बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं. दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर, उनको डिकम्पोजर्स बोलते हैं. इन प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिकम्पोजर्स कन्वर्ट देम इनटू सिंपल कार्बन कंपाउंड्स. मतलब जब वो उनकी बॉडी पे फीड करते हैं डेड बॉडीज पे, या फिर उनको डिकम्पोज करते या फिर उनको कंज्यूम करते, तो उनको डिकम्पोज करने के लिए वो सिंपल कार्बन कंपाउंड्स में उनको कन्वर्ट करते हैं. दिस सब्सटेंस इजीली मिक्स विथ एयर. मतलब ये जो सिंपल कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो इजीली एयर में, वाटर में या फिर सॉइल में मिक्स हो जाते हैं. वेयर दे आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू फूड चेन. मतलब जब ये एयर और वाटर में, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं तब अगेन वो एब्जॉर्ब किससे, प्लांट से हो जाते हैं. प्लांट्स के ग्रोथ के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़रूरी होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिकम्पोज करके उनका फर्टिलाइजर की तरह यूज़ करते हैं. You can now see that due to food web formed by various modes of nutrition, energy and various nutrients circulate continuously in ecosystem. मतलब हमने क्या देखा, the various modes of nutrition, energy and various nutrients circulate करते हैं पूरे ecosystem में continuously. The sun is the most important source of energy in ecosystem. कैसे? प्रोड्यूसर्स किससे एनर्जी लेते हैं? सन से. अगर उन्होंने फोटोसिंथेसिस ही नहीं किया, उन्होंने खुद के लिए एनर्जी नहीं बनाई, अगर प्रोड्यूसर से नहीं हुए तो फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स नहीं होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स नहीं होंगे, एपेक्स कंज्यूमर्स नहीं होंगे. पूरी जो फूड चेन होती है या फिर इकोसिस्टम होता है वो सन पे डिपेंड होता है. ग्रीन प्लांट्स ऑफ इकोसिस्टम स्टोर सम ऑफ द सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं इकोसिस्टम के वो सोलर एनर्जी को फूड में स्टोर करते हैं. Before reaching the decomposers, the energy is passed on from one tropic level to the next. मतलब जब तक वो डिकम्पोजर्स तक जाती है एनर्जी, तब तक वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक एनर्जी पास होती है. डिकम्पोजर्स डिसिपेट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. मतलब डिकम्पोजर्स जो एनर्जी होती है उनको हीट की फॉर्म में भी रिलीज करते हैं. However, no part of energy ever returns to the sun. मतलब जो एनर्जी का जो पार्ट है वो कभी भी सन तक रिटर्न नहीं जाता. Such a passage of energy is referred to as one way transport. मतलब सन से एनर्जी आती है लेकिन उसके पास वापस नहीं जाती. Why are the numbers of territory consumers, मतलब apex carnivores, always less than those other consumers? जो टेरिटरी या फिर एपेक्स कार्निवोर्स होते हैं वो लेस होते हैं उनको, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रेस चाहिए होते हैं. अगर ज़्यादा प्रे होंगे तो ही वो फीड कर पाएंगे ना, इसलिए उनका लेवल हमेशा कम होता है. द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट दिल्ली वॉज एस्टैब्लिश इन 1980 एंड इज इन्वॉल्व मेनली इन रिसर्च, ट्रेनिंग एंड अरेंजिंग वर्कशॉप्स and seminars. This institute has published International Encyclopedia of Ecology and Environment. बायो जियो केमिकल साइकिल. अब हम देखेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल. बायो मतलब क्या? बायो मतलब लिविंग, जियो मतलब अर्थ और केमिकल साइकिल. दो द एनर्जी फ्लो इन अ इकोसिस्टम इज अ वन वे. मतलब वो वन वे होती है. देखो सबसे पहले हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर. देखो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, एस्मोटोस्फीयर नहीं है, वो एटमॉस्फेयर है. लिथोस्फीयर विथ द बायोस्फीयर, कन्वर्शन ऑफ लिथोस्फीयर इनटू रॉक सॉइल, एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट इंटरेक्शन. So the flow of nutrients is cyclical होता है ना, वो एक साइकिल की तरह फ्लो करता है. All organisms need nutrients for their growth. जो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको उनकी ग्रोथ के लिए
उनको उनकी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। द स्टडी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन द फिगर गिवन alongside and explain the biogeological cycle in your own words. So बायोजियोलॉजिकल साइकिल क्या है? एक एनर्जी जो अर्थ की है वो दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसे बायोजियोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। द साइक्लिकल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, देखो मैंने बताया ना, साइक्लिकल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन एन इकोसिस्टम is called biogeochemical cycle. So nutrients necessary for the growth of organisms are continuously transferred from abiotic to biotic factors and biotic to abiotic factors. मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो नेसेसरी होते हैं ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स के, वो कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र किए जाते हैं किस में से किस में तक? अबायोटिक to biotic factors and biotic to abiotic factors within an ecosystem. So this cycle operates continuously through the medium of biosphere formed by lithosphere. आज मेरा आवाज़ थोड़ा अलग आ रहा होगा, मुझे थोड़ी सर्दी हो गई इसलिए। Formed by lithosphere, atmosphere and hydrosphere. The recycling of biological, geological and chemical sources of nutrients in this process is a complex process and depends upon the level of energy transfer in the ecosystem. मतलब द साइकिल ऑपरेट्स थ्रू मीडियम ऑफ बायोस्फीयर, जो साइकिल बनती है मीडियम ऑफ बायोस्फीयर, जो बायोस्फीयर के मीडियम से लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर उनसे बनती है। द रिसाइकलिंग ऑफ बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो रिसाइकलिंग होती है बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, केमिकल सोर्सेस न्यूट्रिएंट्स के, इस प्रोसेस में वो कॉम्प्लेक्स सोर्सेस या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जो डिपेंड अपॉन किस पे करती है? लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन इकोसिस्टम। सो हम 2 टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स देखेंगे। सो फर्स्ट टाइप है गैसियस साइकिल, सेकेंड टाइप है सेडिमेंट्री साइकिल। सो एक्यूमुलेशन ऑफ main abiotic gases, nutrients, materials is found in Earth's atmosphere. So जो accumulation होता है या फिर पार्ट होता है मेन अबायोटिक गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का, मटेरियल्स का, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। इंक्लूड्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? मतलब उसमें क्या क्या आता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर वेपर। देखो, और सेडिमेंट्री साइकिल में क्या होता है? एन एक्यूमुलेशन ऑफ मेन अबायोटिक न्यूट्रिएंट्स मटेरियल्स इन फाउंड इन सॉइल। मतलब इसमें एटमॉस्फेयर में पाया जाता है गैसियस न्यूट्रिएंट्स और इसमें सॉइल में पाया जाता है अबायोटिक मेन। सो सेडिमेंट एंड सेडिमेंट्री रॉक्स एक्सेट्रा ऑफ द अर्थ, जो सेडिमेंट एंड सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं अर्थ के, उसमें ये न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इंक्लूड द सॉइल कंपाउंड्स लाइक आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। जो ये कंपोनेंट्स होते हैं वो सॉइल में पाए जाते हैं या फिर दिखते हैं। द गैसियस साइकिल इज अ स्पीडियर साइकिल दैट सेडिमेंटेशन साइकिल। सो गैसियस साइकिल है वो ज़्यादा स्पीड से चलती है या फिर ज़्यादा स्पीड से परफॉर्म की जाती है सेडिमेंटेशन साइकिल से, क्योंकि गैसियस होते हैं उनको बनने में या फिर उनको न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र में कम समय लगता है। लेकिन अगर कोई सॉइल में चेंज हो या फिर रॉक्स में जो चेंज हो, उनको वो ग्रेजुअली नहीं होते, उनको ज़्यादा टाइम लगता है।
For example, if CO2 has accumulated in area, it is quickly dispersed with wind and absorbed by plants. मतलब अगर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट किया जाए एरिया में तो वो क्विकली डिसपर्ड हो जाएगा विंड और प्लांट्स के द्वारा. क्लाइमेटिक चेंज एंड ह्यूमन एक्टिविटीज सीरियसली अफेक्ट द स्पीड एंड इंटेंसिटी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो क्लाइमेटिक चेंज में बहुत सीरियसली अफेक्ट कर रहे हैं स्पीड, इंटेंसिटी और इक्विब्रियम साइकिल्स के. तो वेरियस एस्पेक्ट ऑफ दिस साइकिल आर एक्सटेंसिवली स्टडीड नाउ डेज. सो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किए जा रहे हैं हमारे द्वारा, तो हम उसे पोल्यूशन को कम करना चाहिए. The cycle of gases and sedimentary cycle cannot be completely separated from each other. देखो do you know में क्या दिया गया है. The cycle of gases and sedimentary cycle cannot be completely separated from each other. मतलब ये जो दोनों है ना साइकिल्स वो completely एक दूसरे से सेपरेट नहीं की जा सकती. For example, nitrogen is present in the form of gas in atmosphere and in the form of compounds like nitrogen oxide in the soil and sediments. मतलब जो नाइट्रोजन है वो फॉर्म ऑफ गैस एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, लेकिन फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कंपाउंड है नाइट्रोजन ऑक्साइड वो सॉइल में और सेडिमेंट्स में भी पाया जाता है. सिमिलरली कार्बन ऑकर्स इन अबायोटिक फॉर्म लाइक mainly in coal, granite, diamond, limestone, etc. in the earth's crust and in the form of carbon dioxide gas in the atmosphere. मतलब ये दोनों लिंक है. Generally, carbon is present in plants and animals for a much shorter duration than it's in a coal. मतलब जो कार्बन होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाता है ज़्यादा, और वो शॉर्टर ड्यूरेशन, कोल से ज़्यादा शॉर्टर ड्यूरेशन में पाया जाता है. अब हम देखेंगे कार्बन साइकिल. ये है कार्बन साइकिल. द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड आफ्टर डेथ बैक टू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कार्बन साइकिल. मतलब जो सर्कुलेशन होता है या फिर रिसाइकलिंग होती है कार्बन की फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एटमॉस्फेयर से लिविंग ऑर्गेनिज्म तक और बाद में उस ऑर्गेनिज्म के डेथ से वापस एटमॉस्फेयर तक, इस साइकिल को कहा जाता है कार्बन साइकिल. अबायोटिक कार्बन एटम्स आर सर्कुलेटेड एंड रिसाइकल्ड इनटू बायोटिक फॉर्म ऑफ मेनली थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. जो अबायोटिक कार्बन एटम्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो रिसाइकल किए जाते हैं बायोटिक फॉर्म. इन बायोटिक फॉर्म मतलब जैविक फॉर्म में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन द्वारा. हेंस द कार्बन साइकिल इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बायो जियो केमिकल साइकिल्स. मतलब जो कार्बन साइकिल है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसमें, बायो जियो केमिकल साइकिल में. सो कैसे होती है ये, देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड आया किसमें, रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स में. अब वो रेस्पिरेशन एनिमल्स किससे रेस्पिरेट करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. सो बायोटिक कार्बन है ये. सो ये बायोटिक कार्बन है, ये बायोटिक कार्बन है. फॉसिल फ्यूल में जो बायोटिक डिकम्पोजिशन होता है वो फॉसिल मतलब यही एनिमल जब डिकम्पोज होता है तब उसमें कार्बन पाया जाता है, तो उससे फॉसिल फ्यूल बनता है और वो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में ऑब्जॉर्ब होता है और वही कार्बन डाइऑक्साइड फैक्ट्रीज से एक्सक्रीट किया जाता है. देखो ऐसा साइकिल है ये. प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. मतलब प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं. किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से. सिमिलरली दे प्रोड्यूस कार्बन कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स एंड फैट्स टू. मतलब वो प्रोटीन्स और फैट्स को भी कन्वर्ट करते हैं, कार्बन को प्रोटीन्स और फैट्स में भी. कंपाउंड्स लाइक हर्बिवोर्स फीड ऑन अपॉन प्लांट्स.
मतलब जो हर्बीवर्स होते हैं वो प्लांट्स पे फीड करते हैं। कार्निवोर्स फीड अपॉन हर्बीवर्स। इन दिस वे बायोटिक कार्बन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लांट्स टू हर्बीवर्स, फ्रॉम हर्बीवर्स टू कार्निवोर्स एंड फ्रॉम कार्निवोर्स टू एपेक्स कंज्यूमर्स। मतलब इस प्रोसेस से जो हर्बीवर्स होते हैं वो प्लांट्स पे कंज्यूम करते हैं, मतलब प्लांट्स पे फीड करते हैं, और जो कार्निवर्स होते हैं वो हर्बीवर्स पे फीड करते हैं, और जो बायोटिक कार्बन होता है इस द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक, प्लांट्स से हर्बीवर्स तक, फिर हर्बीवर्स से कार्निवर्स तक, और बाद में कार्निवर्स से एपेक्स कंज्यूमर तक। देखो मेन प्रोसेस इन कार्बन साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेन प्रोसेस इन कार्बन साइकिल, देखो 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल से सिंथेसाइज करके 6C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, और ये हीट रिलीज कर रहा है। देखो यहाँ पे, और 6H2O6 प्लस 6O2 माइटोकॉन्ड्रिया में, तो 6CO2 जाएगा प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। इवेंचुअली आफ्टर डेथ ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स आर डिकम्पोज्ड बाय decomposers like bacteria and fungi, and carbon dioxide is released again into the atmosphere and is used to again by living organism। मतलब जब किसी कंज्यूमर की, ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर की डेथ होती है तो डिकम्पोजेबल से किए जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है एटमॉस्फेयर में अगेन, एंड वो जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाता है वो वापस लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। इन दिस वे कार्बन इज कंटिन्यूसली पास्ड ऑन फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर। मतलब कार्बन इस प्रोसेस में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास किया जा रहा है। आफ्टर द डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन गोज टू द एटमॉस्फेयर एंड इज टेकन अप बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जब डेथ होती किसी ऑर्गेनिज्म की तो कार्बन एटमॉस्फेयर में वापस जाता है, और वही कार्बन लिविंग ऑर्गेनिज्म वापस यूज़ करते हैं। डू यू नो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर थ्रू अबायोटिक प्रोसेसेस लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड वुड। देखो जब फॉसिल फ्यूल, कोई कोल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, जब बर्न किया जाता है, या फिर वुड लकड़ी बर्न की जाती है, या फिर फॉरेस्ट फायर होती है, वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है अबायोटिक प्रोसेसेस से। ये अबायोटिक प्रोसेस है ना, तो ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर बाय बायोटिक प्रोसेसेस लाइक ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड CO2 थ्रू रेस्पिरेशन। मतलब CO2 जब प्लांट्स के रेस्पिरेशन में यूज होता है तब ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं। द इक्विलिब्रियम ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड बाय प्लांट्स। जो इक्विलिब्रियम होता है, बैलेंस होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, गैसेस का, वो एटमॉस्फेयर में किससे मेंटेन किया जाता है? प्लांट से मेंटेन किया जाता है। एनिमल्स को चाहिए होता है रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन, और प्लांट्स को चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इन द कार्बन साइकिल इज वेरी इफेक्टिव इन द टेम्परेट रीजन। वाई इट इज सो? सो जो कार्बन साइकिल होती है वो छोटे रीजन पर ज़्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि वो साइकिल जब छोटा, देखो जो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जिस साइकिल का टायर ज़्यादा छोटा होगा ना वो ज़्यादा देर घूमेगा, सो इफेक्टिव ज़्यादा होगा वो। जो रीजन छोटा है, टेम्परेट है, उसमें ये ज़्यादातर अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेगा। इवन दो द कार्बन कंटेंट ऑन अर्थ इज कॉन्स्टेंट, वाई देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो कार्बन कंटेंट है ऑन अर्थ वो कांस्टेंट है, वाई राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन इमिशन है उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अगर कार्बन कंटेंट कांस्टेंट है
एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जा रहा है, लेकिन वो केमिकल कार्बन है। देखो कार्बन के साथ और अलग अलग प्रकार की हार्मफुल गैसेस भी निकल रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कार्बन इन द एयर एंड द राइज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ये आप आइडेंटिफाई कर लेना। द ऑक्सीजन साइकिल, अब हम कार्बन साइकिल देख लिया, अब हम देखेंगे ऑक्सीजन साइकिल। देखो ये दो टॉपिक्स है ना, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम पहले सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीजन साइकिल। सो ऑक्सीजन साइकिल में हमें क्या बताया गया है, ऑक्सीजन फॉर्म्स 20% ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये देखो यहाँ पे एटमॉस्फेयर की स्पेलिंग गलत है, एटमॉस्फेयर की स्पेलिंग होती है ATMOSPEPHER, देख लेना। इट इज़ द आल्सो प्रेजेंट इन द हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। तो जो ऑक्सीजन होता है वो एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट होता है 21%, और वो हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर में भी प्रेजेंट होता है। हाइड्रोस्फीयर में पानी में भी ऑक्सीजन होता है, इसकी वजह से। सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन विद इन बायोस्फीयर इज कॉल्ड ऑक्सीजन साइकिल। मतलब जो सर्कुलेशन होता है, जैसे आपने देखा सर्कुलेशन ऑफ, रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन विद इन बायोस्फीयर इज कॉल्ड कार्बन साइकिल, वैसे ही रिसाइकलिंग एंड सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन विद इन द बायोस्फीयर इज कॉल्ड ऑक्सीजन साइकिल। दिस साइकिल टू includes both biotic and abiotic compounds। मतलब इस साइकिल में भी बायोटिक और अबायोटिक कंपाउंड्स आते हैं। ऑक्सीजन इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड एज वेल एज यूज्ड अप इन द एटमॉस्फेयर। वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता है और यूज़ भी किया जाता है। ऑक्सीजन इज अ हाईली रिएक्टिव एंड रेडिली रिएक्ट्स विद अदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। जो ऑक्सीजन होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है और बहुत जल्दी रिएक्ट करता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के साथ। एज ऑक्सीजन इज फाउंड इन द वेरियस फॉर्म्स लाइक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2, वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेट्रा। द ऑक्सीजन जो होता है वो अलग अलग फॉर्म्स में दिखा जाता है। द ऑक्सीजन साइकिल ऑफ बायोस्फीयर इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। जो ऑक्सीजन साइकिल होता है बायोस्फीयर्स का वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वेयर एज इट इज used in the process like respiration, combustion, decomposition, corrosion and rusting। देखो जो ऑक्सीजन होता है ना वो बहुत प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन किसके लिए यूज़ किया जाता है, एक्सेल करने के लिए। और प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। और कंबशन में देखो ऑक्सीजन के बिना कोई भी एलिमेंट बर्न नहीं हो सकता, कंबशन नहीं हो सकता उसका। और डिकम्पोजिशन में भी ऑक्सीजन महत्वपूर्ण होता है या फिर इम्पोर्टेंट होता है। और जो कोरोजन होता है या फिर रस्टिंग होती है, जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब वो रस्ट करता है। मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। सच माइक्रोब्स आर कॉल्ड एरोब्स। मतलब वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उसको, इसलिए उनको एरोब्स कहा जाता है। माइक्रोब्स विच डू नॉट नीड ऑक्सीजन आर कॉल्ड एनारोब्स। ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट for the synthesis of proteins, carbohydrates and fats. It is also used in various chemical reactions like ozone is produced from oxygen through various atmospheric processes. जो ओजोन होता है ना, ओजोन लेयर है अर्थ के अराउंड, वो ऑक्सीजन के बहुत सारे वेरियस एटमॉस्फेरिक प्रोसेस से बनी है। सो अब हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल। ये दोनों बहुत छोटे छोटे साइकिल थे, कार्बन साइकिल बहुत बड़ा था। व्हाट इज मीन बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन? देखो जो प्लांट्स में नाइट्रोजन का यूज़ होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए उसको जो प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्स किया जाता है उनके बेटर ग्रोथ के लिए उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। विच माइक्रोब्स ब्रिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन? माइक्रोब्स होते हैं कुछ प्रकार के, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। देखो ये इस फिगर में दिखाया गया नाइट्रोजन साइकिल कैसी होती है। नाइट्रोजन फॉर्म्स 70% ऑफ
इन द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब एयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। याद रखना हमेशा। इट इज़ नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ साइकिल ऑफ नेचर। बहुत नेसेसरी होता है, इसलिए उसको एटमॉस्फेयर में ज़्यादा अमाउंट में देखा जाता है। द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स थ्रू वेरियस बायोटिक एंड अबायोटिक प्रोसेस इन नेचर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। इसमें भी बायोटिक और अबायोटिक प्रोसेसेस हैं। सो जो सर्कुलेशन होता है और रिसाइकलिंग होती है नाइट्रोजन गैस की बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स में, उसे नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। द ऑल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट इन द नाइट्रोजन साइकिल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। जो ऑल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नाइट्रोजन साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स इट इज़ इनएक्टिव एंड डज नॉट ईजिली कंबाइन विथ अदर एलिमेंट्स। जैसे कि ऑक्सीजन देखा, वो हाईली रिएक्टिव था और रेडिली रिएक्टिव था, वैसे ये नहीं है, वो ये इनएक्टिव होता है और ज़्यादातर ईजिली किसी के साथ कंबाइन नहीं होता। इसमें कुछ प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट यूज टू फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। मतलब फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यूज नहीं करते। नाइट्रोजन प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, इंपॉर्टेंट प्रोसेस। जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है नाइट्रोजन साइकिल की, अब हम देखेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन, कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स थ्रू एटमॉस्फेरिक एंड इंडस्ट्रियल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में या फिर नाइट्राइट्स में कन्वर्ट किया जाता है, किसके लिए? एटमॉस्फेरिक, इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए। सो अगला है एमिनोफिकेशन। सो एमिनोफिकेशन में क्या होता है? रिलीज ऑफ अमोनिया थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज एंड एक्सक्रिएटरी वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो जो नाइट्रोजन होता है वो अमोनिया को हेल्प करता है रिलीज करने में थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज़ के डिकम्पोजिशन में अमोनिया को रिलीज करने में हेल्प करता है। एंड एक्सक्रिएटरी वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारे एक्सक्रिएटरी वेस्ट, जैसे कि अमोनिया किस में पाया जाता है? यूरिन में पाया जाता है, स्टूल में पाया जाता है। वैसे नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? कन्वर्शन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट, ये होता है कन्वर्शन होता है अमोनिया का नाइट्राइट में और उसके बाद नाइट्रेट में। और होता है डेनिट्रिफिकेशन में क्या होता है? कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू नाइट्रोजन, गैसियस नाइट्रोजन। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, ये आ सकता है एग्जाम में, तो इसको याद कर लेना। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बायोटिक प्रोसेसेस हमने देख लिए, तो ये आप कर लोगे। करेक्ट एंड रीराइट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड जस्टिफाई योर करेक्शंस। कार्निवोर्स ऑक्यूपाई द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन। सेकेंड नहीं होता, ट्रॉपिक लेवल उनका कौन सा आता है? थर्ड होता है कार्निवोर्स का। फर्स्ट होता है प्रोड्यूसर्स का, सेकेंड होता है हार्बिवोर्स का, थर्ड होता है कार्निवोर्स का। द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन इकोसिस्टम इज कंसिडर्ड एज वन वे ट्रांसपोर्ट। प्लांट, देखो ये भी बराबर है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स, देखो यहाँ पे ये वो लाइन है, जो लाइन बोल रहे थे ना हम, देखिए ना अभी हमने, वो देखो सच पैसेज ऑफ एनर्जी इज रिफर्ड एज वन वे ट्रांसपोर्ट। देखो यहाँ पे दिख रहा है। सो आज की वीडियो में इतना ही, और मैं अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए,
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ मुझसे क्वेश्चंस पूछने हैं या फिर चैप्टर में से कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। और आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।